Welcome to Medical Ocean. Today our topic is vital sign. We will discuss in this video vital sign unit part first. Vital sign is the most important vital organ in our body. वाइटल साइन हमारे बॉडी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल्स इम्पॉर्टेंट को कहते हैं, साइन अलामात को कहते हैं कि मीन्स ये चीज़ें अगर हमारी बॉडी में है, नॉर्मल है, तो इंसान नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है। अगर इसमें अप एंड डाउन आ सकती है तो इंसान की होमोस्टेसिस मेंटेन नहीं रह सकता। कॉमनली हमारे पास वाइटल साइन जो है वो कितने हैं? 4 हैं। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर। बट रिसेंटली 1 उसको हम क्या कहते हैं? पेन भी हमारे पास क्या है? वाइटल साइन है। ऑक्सीजन सैचुरेशन, लोग पूछते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन वाइटल साइन में है कि नहीं है। ऑक्सीजन सैचुरेशन हमारे पास ट्रेडिशनल वाइटल साइन है। कॉमनली ये हम वाइटल साइन में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? ट्रेडिशनल वाइटल साइन है। तो आपको अगर एमसीक्यूज में आता है कि वाइटल साइन कितने आपके पास? 5 है। ऑक्सीजन सैचुरेशन हमारे पास क्या है? ट्रेडिशनल वाइटल साइन है। और बाकी हमारे पास पेन इसके हिसाब से ऐड हुआ है। आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम बॉडी टेम्परेचर, फर्स्ट पार्ट में हम बॉडी टेम्परेचर पढ़ेंगे कि हमारे पास बॉडी टेम्परेचर क्या है। बॉडी टेम्परेचर में हम क्या पढ़ेंगे? बॉडी टेम्परेचर में हमारे पास हम पढ़ेंगे बॉडी टेम्परेचर रिफ्लेक्ट द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्ट्स एंड हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी एंड इज मेजर्ड इन हीट यूनिट्स कॉल्ड डिग्री। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टेम्परेचर। 2 किस्म के टेम्परेचर है हमारे पास। बॉडी टेम्परेचर क्या है? बैलेंस है बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। हमारे बॉडी के अंदर कुछ एक्टिविटी होती है, उसकी वजह से क्या होता है? हीट प्रोडक्शन होती है। किस वजह से होती है आगे हम पढ़ेंगे। और हीट पे क्या होता है? लॉस होता है मल्टीपल चीज़ों की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास टेम्परेचर क्या है? 2 किस्म के, एक कोर टेम्परेचर है और दूसरा क्या है? सरफेस टेम्परेचर है। कोर टेम्परेचर और सरफेस टेम्परेचर में क्या फ़र्क है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन टेम्परेचर हमेशा उसका यूनिट क्या है? डिग्री है। 2 किस्म डिग्री में हम उसको काउंट कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है? जी फ़ारेनहाइट है। नंबर 2 क्या है? सेंटीग्रेड है। अब हमें क्या पता चलेगा कि हम फ़ारेनहाइट में इसको मेजर कर सकते हैं या सेंटीग्रेड में? जी कौन बताएगा? अच्छा, हम उसको डिपेंड करता है हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ में। जो हॉस्पिटल की पॉलिसी होगी, कुछ हॉस्पिटल में सेंटीग्रेड में होता है, कुछ हॉस्पिटल में फ़ारेनहाइट में होता है। तो उस हिसाब से हम उसको क्या करेंगे? काउंट करेंगे। अब हमारे पास क्या है? फर्स्ट कोर टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर हमारे पास क्या है? द टेम्परेचर ऑफ द डीप टिश्यू ऑफ द बॉडी सच एज द एब्डोमिनल कैविटी, क्रेनियल कैविटी, मेडिस्टियम एंड पेल्विक कैविटी। जितनी भी कैविटी है हमारे पास, एनाटॉमी में आपने पढ़े हैं, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? कोर टेम्परेचर कहेंगे। मेडिस्टियम क्या है आपके पास? जो आपके चेस्ट और हार्ट के बीच में जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं? मेडिस्टियम कहते हैं। दूसरा आपके पास क्या है? सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर दूसरा क्या है? सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर आपके पास क्या है? द टेम्परेचर ऑफ द स्किन, द सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड फैट्स। इट्स बाय contrast rise and fall in response to the environment। कोर टेम्परेचर इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं होता है। जो आपके पास स्किन है ये आपके पास द मोस्ट आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। उसके नीचे आपके पास क्या? सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड फैट्स। ये आपका हेल्प करता है किस चीज़ में?
हीट को लॉस करने से बचाते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। उसके बाद आपके पास क्या है, पता होना चाहिए आपको नॉर्मल टेम्परेचर क्या है। दो चीज़ें आपने पढ़ी, सरफेस टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर, इसको याद रखना। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, इट नॉट एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑन अ स्केल बट अ रेंज ऑफ टेम्परेचर when measured orally for an adult on an average it is between 36 to 38 सेंटीग्रेड। ये आपके पास क्या है, एवरेज 36 से लेकर 38 में ये एवरेज है। इसको हम नॉर्मल एवरेज हम क्या करते हैं, काउंट कर सकते हैं। 96.8 टू 100 फ़ारेनहाइट आपके पास क्या है, नॉर्मल एवरेज है। तो ये बॉर्डर 100 जो है ये आपके पास बॉर्डर लाइन में है। 100 से कम होगा हम कहेंगे खैर इतना टेम्परेचर नहीं है, 100 से ज़्यादा तो हम उसको टेम्परेचर में काउंट कर सकते हैं। जो आपके पास नॉर्मल 98.6 फ़ारेनहाइट जो आपके पास क्या है, वो कॉमनली नॉर्मल टेम्परेचर है आपके पास। अच्छा, ये याद रखना, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर आपके पास कितना है, एवरेज में भी सही और नॉर्मल भी। उसके बाद आपके पास के थर्मो रेगुलेशंस क्या है आपके पास, हाइपोथैलेमस वर्क इज अ थर्मो रेगुलेटरी इन द ह्यूमन बॉडीज दैट सेंस माइनर चेंजेस इन द बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस ये एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, वर्क करता है किस चीज़ पे, थर्मो रेगुलेशंस पे ह्यूमन बॉडी में, विच सेंस माइनर चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी के अंदर माइनर टेम्परेचर चेंज होता है उसकी वजह से वो एक्टिवेट होता है। अब आपके पास क्या है, इंटीरियर हाइपोथैलेमस कंट्रोल हीट लॉस। एमसीक्यूज में आ सकता है कि इंटीरियर हाइपोथैलेमस हीट क्या करता है, लॉस करता है, और पोस्टीरियर क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो इंटीरियर पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस की फंक्शन आपको पता होनी चाहिए। कॉमनली हाइपोथैलेमस क्या करता है, हीट को रेगुलेट करता है, फिर उसमें इंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है। इंटीरियर क्या करता है, हीट को बोलो लॉस कंट्रोल करता है, और पोस्टीरियर क्या करता है बोलो, हीट की प्रोडक्शन। वेरी गुड। आपके पास ये एक डायग्राम है हाइपोथैलेमस एंड टेम्परेचर कंट्रोल्स की। नर्वस सिस्टम क्या करता है आपको, आप सबको पता है नर्वस सिस्टम की क्या फंक्शन है, सिग्नल लेके जाता है कहाँ से, डर्मल बॉडी वेसल्स एंड डायलेट एंड स्वीट ग्लैंड्स टू सिक्रीट। ये आपके पास क्या होता है, स्किन के अंदर आपके पास स्वीट ग्लैंड है और वेसल है, ब्लड वेसल है स्किन के नीचे, डर्मल। ये क्या करता है, उससे नर्वस सिस्टम को क्या करता है, सिग्नल लेके जाता है। कब लेके जाता है, बॉडी टेम्परेचर राइज, जब आपके पास बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। सबसे पहले तो एक एमसीक्यूज आप लोग याद रखो, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 सेंटीग्रेड, 98.6 फ़ारेनहाइट। ये एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकता है। इससे पहले हमने क्या बताया था, एवरेज बताया था। जी बोलो, एवरेज क्या था, कौन बताएगा। 36 टू 38 सेंटीग्रेड था, 96.8 टू 100 फ़ारेनहाइट था। ये आपके पास क्या था, एवरेज था। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 सेंटीग्रेड टू 98.6 फ़ारेनहाइट, ये याद रखना। अच्छा, अब अगर हीट क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो फिर क्या होगा, नर्वस सिस्टम फिर भी सिग्नल लेके जाएगा कहाँ से, डर्मल से, ब्लड वेसल से, टू कंस्ट्रिक्ट एंड स्वीट ग्लैंड्स टू रिमेन इनएक्टिव। स्वीट ग्लैंड को इनएक्टिव करेगा और कंस्ट्रिक्ट होगा ताकि बॉडी से और ज़्यादा टेम्परेचर लॉस न हो जाए। अब आपको वाज़ेह फ़र्क का पता चला कि बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होते तो उसमें क्या होगा, और कम होते तो उसमें क्या होगा। ज़्यादा हो तो उसमें क्या होगा, वेसल डायलेट होगी, स्वीट ग्लैंड एक्टिव होंगी, सिक्रीशन करेगी। कम होगा तो क्या होगा, डर्मल आपका ब्लड वेसल की थ्रू, नर्वस सिस्टम की थ्रू क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करेगा, स्वीट ग्लैंड क्या करेगा, रिमेन इनएक्टिव रहेगी। तो उससे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर कंटिन्यूज टू ड्रॉप, नर्वस सिस्टम सिग्नल्स, मसल्स कंट्रैक्ट इनवॉलंटरी, मसल क्या होंगे, इनवॉलंटरी उसमें कंट्रैक्ट होंगे। मसल एक्टिविटी जनरेट बॉडी हीट, मसल एक्टिविटी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं बॉडी हीट्स को। सही, किस तरह, बॉडी हीट राइज टूवर्ड नॉर्मल, वो फिर नॉर्मल की तरफ लेके आता है। तो ये एक मैकेनिज्म है, इसको आपने याद रखना है कि उसमें किस किस चीज़ की फंक्शन है और कौन कौन से चीज़ जो होते हैं वो उसको कंट्रोल करता है, कौन उसको नहीं करता है। अच्छा,
ये आपके पास दूसरा डायग्राम है। बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बॉडी टेम्परेचर कम होगा, तो इंटीरियर पोस्टीरियर पे इफेक्ट होगा। सही। इंटीरियर क्या करते हैं, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस को सिग्नल लेके जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बिहेवियरल चेंज होता है। टॉकिंग ऑफ क्लॉथ्स, ओपनिंग विंडोज, बिहेवियर चेंज में क्या होता है। एक बात याद रखना, बीइंग अ नर्स, बीइंग अ डॉक्टर, आपने क्या करना है, जब भी पेशेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कॉमनली हम क्या करते हैं, एक गलती करते हैं। गलती हम क्या करते हैं कि हम उसके ऊपर और कंबल डालते हैं, ब्लैंकेट डालते हैं। हम क्या करेंगे, रिमूव एक्स्ट्रा क्लॉथ, जितनी भी क्लॉथ है एक्स्ट्रा, उसको हम क्या करेंगे, हम उससे रिमूव करेंगे। नंबर वन। नंबर टू, फैन ऑन करेंगे। सही। उसकी वजह से क्या होता है, उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ आएगा। अगर बिहेवियरल चेंज हम नहीं करते हैं, जैसा कि विंडो ओपन नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा क्लॉथ रिमूव नहीं करते, फैन ऑन नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, फिर मरीज़ की टेम्परेचर और ज़्यादा होगा। हीट लॉस मैकेनिज्म, वेजोडाइलेशन, जब वेजोडाइलेशन होगा, स्वीटिंग्स होगी, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट होगा, तो आपकी हीट क्या होगी, लॉस होगी। तो उसकी वजह से आपका बिहेवियरल चेंज आते हैं। सही। स्वीटिंग आएगी तो आपको गर्मी लगी, तो आप एक्स्ट्रा क्लॉथ रिमूव करेंगे, तो ये बिहेवियर चेंज इसकी वजह से आते हैं। सही। अच्छा, और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है, हीट गेन करता है, वे जो कंस्ट्रक्ट करेगा, शेवरिंग आएगी, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा, तो आपके पास हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। बिहेवियरल चेंज क्या होंगे, पुट ऑन क्लॉथ, क्लोज विंडो, अपोजिट है एक दूसरे के। एक में क्या होता है, वेजोडाइलेशन होगा, दूसरे में वेजो कंस्ट्रक्शन होगा। एक में स्वेटिंग होगी, दूसरे में शेवरिंग होगी, तीसरे में क्या होगी, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट होगा, उसमें इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट होगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, कॉमन चीज़ें आपके पास। नेक्स्ट क्या है, heat production metabolic. The basal metabolic rate is the rate of energy utilized in body require maintain essential activities such as breathing. Metabolic rate decrease with age. In general, the younger person's higher metabolic rate. कॉमनली हमें पता है कि जो एनर्जी जितना ये ज़्यादा यूज़ होगी, इतना ज़्यादा आपके पास हीट प्रोडक्शंस होगा। सही। तो इस वजह से यंग एज में क्या होता है, आपकी मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ओल्ड एज में। सेकेंडली क्या होता है, बॉडी एनर्जी जो क्या करता है, मेंटेन करता है वाइटल फंक्शंस, ब्रीथिंग्स एंड कीप वार्मिंग्स। ब्रीथिंग को और आपकी बॉडी को वार्म रखने के लिए ये मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट हमने पढ़ा बॉडी मेटाबॉलिक रेट। सेकंड पे क्या है, मसल एक्टिविटीज़ है आपके पास, क्या है, मसल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग शेवरिंग्स इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। हमने आगे पढ़ा कि शेवरिंग की वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन होगी। हीट प्रोडक्शन किस वजह से होती है, क्योंकि इंक्रीज होता है मेटाबॉलिक रेट। उसके बाद क्या है आपके पास, थायरॉक्सिन आउटपुट इंक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिक्स थ्रू द बॉडीज केमिकल चेंज। थायरॉक्सिन क्या करता है, ये फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। फिजियोलॉजिकल मीन्स आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ हीट होती है। किस वजह से होती है, फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से। वो क्या कहते हैं, इंक्रीज करता है आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब वो इंक्रीज होता है तो क्या कहते हैं, रेगुलेट करता है, कौन, हाइपोथैलेमस। हमने पढ़ा था कौन रेगुलेट, हाइपोथैलेमस। विच स्टिमुलेट, को क्या स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। फिर स्टिमुलेट करता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के। वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं आउटपुट T3 एंड T4 फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। वो आपके थायराइड ग्लैंड से T3 T4 हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करते थे। उसकी वजह से फिर क्या होता है, आपके केमिकल थर्मोजेनेसिस हो जाती है आपके बॉडी के अंदर। वो मेंटेन करता है आपके बॉडी के अंदर किस चीज़ को, हीट्स को, टेम्परेचर्स को। फोर्थ पे आपके पास क्या है, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन एंड साइनेप्टिक स्टिमुलेशन। स्ट्रेस रिस्पॉन्स immediately increase the rate of cellular metabolics in many body tissues, also direct affect livers and muscle cells, thereby increase cellular metabolism। उसकी वजह से भी इंक्रीज होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म। किस तरह, कॉमनली आप लोग देख लो, जब आपको गुस्सा आता है, अब क्या होता है, आपका फेस फ्लश होता है, रेड होता है। आपके बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो क्या होता है, मसल में शिवरिंग स्टार्ट होती है। क्यों होती है, मेटाबॉलिक रेट की वजह से होती है, और हीट को वो प्रोड्यूस करता है उस टाइम। नेक्स्ट क्या है आपके पास, फीवर इंक्रीज द सेलुलर मेटाबॉलिक रेट, दस इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर फर्दर। टेम्परेचर आया, फीवर हम उसको कहते हैं, फेब्राइल हम उसको कहते हैं। कॉमनली हम फेब्राइल वर्ड भी यूज़ करते हैं, फेब्राइल, ये क्या है, फीवर है। सही।
तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होता है, तो आपकी बॉडी और फर्दर इंक्रीज़ करता है, हीट को और इंक्रीज़ करता है। Body temperature normal fluctuated over the day with the lowest around 4 a.m. and highest the late afternoon at 4 to 6 p.m. assuming the person sleep at night and stay awake during the day. कॉमनली आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर किस टाइम ज़्यादा होगा, किस टाइम कम होगा। लाजमी है किस टाइम ज़्यादा होगा, लोएस्ट रात के 4 बजे होगा AM, 4 AM कम होगा, और 4 PM टू 6 PM क्या होगा, ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरा दिन आप काम करते हैं, बॉडी मेटाबॉलिक रेट आपकी एक्टिविटी होती है, तो उसकी वजह से उस टाइम क्या होता है, ज़्यादा होता है। और रात को आप रेस्ट करते हो, उसकी वजह से वो क्या होता है, कम होता है। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि किस टाइम आपका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, किस टाइम कम होता है। नोट कर लो, एमसीक्यूज में आ सकता है। 6 PM आपके पास, 4 टू 6 PM क्या होता है, ज़्यादा होता है। AM PM में फ़र्क जानो। AM का मतलब क्या है, जो नाइट 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है। PM का मतलब क्या है, दिन, सही, दिन में ज़्यादा होता है। उसके बाद आपके पास क्या है, हीट लॉस है, सही। हीट लॉस आपके पास क्या है, हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी थ्रू रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड वेपोराइजेशन। ये आपके पास मल्टीपल चीज़ है, उसकी वजह से क्या होता है, हीट लॉस होती है। नंबर 1 क्या है, कंडक्शन। ट्रांसफर कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट contact between the molecules and normally account the minimum heat loss expect from the example when the body is immersed in cool waters, the amount of heat transfer depend on the temperature difference and amount duration of the contact. Heat loss conductions means कॉमनली उसके नाम से बचते हैं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ क्या होता है, कनेक्ट होती है। जब वो बॉडी दूसरी के साथ कनेक्ट होती है, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरे का कम है, तो उसमें क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं और टेम्परेचर क्या करते हैं, दोनों का मेंटेन होता है। किस तरह मेंटेन होता है, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है, आप क्या करते हैं, उस बॉडी को पानी में डालते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, दोनों टेम्परेचर आपके पास सेम हो जाती है। सही है, समझ आ गई। क्या होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा था, आपने क्या किया, उसको अपने पानी के अंदर रखा, पानी का टेम्परेचर कम था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपके बॉडी का टेम्परेचर फिर क्या होगा, वो भी लॉस होगा, कम होगा। अच्छा, होपफुली समझ आ गई। अगर फिर भी नहीं आती तो उसको दूसरे एग्जाम्पल में हैं। कंडक्शन क्या है, हीट लॉस फ्रॉम स्किन सरफेस टू द कोल्ड स्ट्रक्चर इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद इट। जब हम डायरेक्ट कंटेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठीक, आपका हाथ गर्म है, आपने टेबल पे रखा, उसके साथ क्या हुआ, टेम्परेचर आपका हाथ का सेम आया, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, कंडक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट उसके पास क्या है, वेपोराइजेशन है। वेपोराइजेशन क्या है, इज कंटिन्यूस इवापोरेशंस ऑफ moistures from the respiratory tracts and from the mucus of the mouth and the skin's insensible water loss and accompanying heat loss is called insensible heat loss. 10% of basal heat loss when the body temperature increase, vaporization account of greater than heat loss. vaporization heat loss होता है is जैसे कि हमारे पास वाटर इवापोरेट होते हैं फ्रॉम द स्किन ऑफ सरफेस से, स्किन सरफेस से वाटर हमारे पास इवापोरेट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। लॉस ऑफ हाई इन प्रीटर्म्स इन्फेंट व्हेन द हाई ट्रांस एपिडर्मल्स वाटर लॉस ड्यू टू द पैसिव डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द थिन पोरली केराटिनाइज इमेच्योर स्किन्स। ये एक बात याद रखना कि आपके स्किन से या रिस्पायरेटरी सिस्टम की वजह से जो आपके पानी लॉस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोराइजेशन कहते हैं, इवेपोराइजेशन हम कहते हैं। लेकिन इवेपोराइजेशन जो आपके पास है बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चा आपके पास जब भी पैदा होता है वो इंट्रा यूट्रीन इन्वायरमेंट में होता है, तो जब वो एक्स्ट्रा यूट्रीन इन्वायरमेंट आता है तो बॉडी के अंदर आपको पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, गर्म कपड़ों में हम लपेटते हैं। इवन गर्मी में भी हम उसको कंबल वगैरह में रखते हैं। रीज़न क्या होता है, यही होता है कि बच्चे की
जो आपके पास स्किन सरफेस है, सही, वो क्या होता है, ट्रांस एपिडर्मल, सीधे उसमें इतनी एपिडर्मस टिश्यू या सबक्यूटेनियस टिश्यू डेवलप नहीं होते कि वो हीट को कंट्रोल कर ले, इसलिए उसकी बॉडी से हीट ज़्यादा लॉस होता है। ये भी याद रखने एमसीक्यूज में आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, क्या है, रेडिएशन से। रेडिएशन आप लोगों को पता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू द सरफेस ऑफ अनदर विदाउट कांटेक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्रारेड रेस। क्या होता है, जब आपके अल्ट्रावायलेट रेस होते हैं, बाकी रेज जो होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर टच नहीं होते, लेकिन वैसे आपकी बॉडी से क्या होता है, टेम्परेचर वो लॉस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। स्किन सरफेस से नियरेस्ट सरफेस ऑफ द स्किन मीन्स रेडिएशन की वजह से हीट लॉस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशंस कहते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है, कन्वेंशन। ठीक, कन्वेंशंस क्या है, इज द डिस्प्रेस ऑफ हीट बाय एयर करंट। The body usually has a small amount of warm air adjust to it, the warm air rays and it replaced by the cooler air। जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, सही है, फॉर एग्जांपल आप गर्मी में वॉक करते हो, जाते हो, आपकी बॉडी के ऊपर क्या पसीना आ जाता है, सही, उस पसीने का आप थोड़ा सा छाँव में मतलब साए में बैठे तो एक हवा आ जाती है, वो आपके पसीना को खुश करते हैं, तो उस टाइम जो हीट लॉस होता है उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शंस कहते हैं। जो ईयर की थ्रू सिंपली आप लोग याद कर लो, जो आपके बॉडी से हीयर स्किन सरफेस से। उसके बाद हम आगे जाएंगे, ये आपके पास नॉर्मल कॉमनली बॉडी टेम्परेचर्स हैं, ये जस्ट आप उसको रिव्यू कर लो और उसको आपने याद रखना है कि 0 to 2 ईयर एज में कितना होता है, 3 से 10 ईयर एज में कितना होता है, 11 से 65 ईयर एज, 65 से नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट्स रूट्स। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि हम कहाँ कहाँ से हम टेम्परेचर चेक, ओरल से हम चेक कर सकते हैं, रेक्टल से हम चेक कर सकते हैं, एक्सिलरी से चेक कर सकते हैं, ईयर से चेक कर सकते हैं, सही, और फोरहेड से हम फोर्थ मीन्स हम चेक कर सकते हैं। ये आपको याद रखनी चाहिए 5 रूट से। अब हम एक एक रूट्स को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 आपके पास क्या है, ओरल, सही, ये आपके पास एक चार्ट है, उस चार्ट्स को आप लोग याद कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके साइड है, कौन कौन साइड से हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। सेकंड, उसके जनरल फैक्ट्स क्या हैं, चाहे वो कोर है चाहे वो सरफेस टेम्परेचर है। थर्ड पे क्या है, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं। फोर्थ पे क्या है, उसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये आप लोग याद कर लो, इससे मल्टीपल एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकते हैं। ये 2 चार्ट जो है आपने लाजमी याद रखना है। ओरल, ओरल टेम्परेचर आपके पास क्या है, शो कोर टेम्परेचर, ये आपके पास क्या है, कोर टेम्परेचर एमसीक्यूज में आया। अगर एमसीक्यूज में आप लोगों के पास आया कि कौन सा टेम्परेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेसिबल एंड कन्वीनियंट, आपको दिया है, ओरल दिया है, रेक्टल दिया है, एक्सिलरी दिया है, सही, टेम्पेनिक दिया है, तो आपने ओरल लिखना है। ओरल आपके पास क्या है, उसके फ़ायदे क्या है कि सबसे आसान है। आसान किस तरह है कि आपने बगल में अगर आप चेक करते हो, से एक्सिलरी से, तो आपने वहाँ से पसीना साफ़ करना है, से कपड़े ओपन करने हैं, पेशेंट को एक्सपोज करना है। इसमें क्या कहते हैं, पेशेंट को जस्ट आपने कहना है ओपन योर माउथ एंड टंग्स, यू कैन कीप द थर्मामीटर बिलो द टंग्स एंड 3 to 5 मिनट वेट करते हो, उसके बाद आप चेक कर सकते हो, सही है। लेकिन उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा है। नुकसानात क्या है, बाइट रिस्क, बच्चों में हम इसको नहीं रख सकते हैं क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उसको बाइट कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपने कोई हॉट या कोल्ड चीज़ें पी हैं, अकॉर्डिंग टू कि 30 मिनट्स आपने क्या करना है, वेट करना है। अगर कोई गर्म चीज़ जिस तरह कोल्ड ड्रिंक्स, शरबत वगैरह, अगर कोई ठंडा चीज़, कॉफ़ी, टी एट्सेट्रा आपने पी ली, तो आपने 30 मिनट्स, स्मोकिंग भी आता है उसमें, तो आपने क्या करना है, 30 मिनट्स वेट करना है, ताकि पेशेंट्स की टेम्परेचर हम क्या करें, एक्यूरेट टेम्परेचर हम उसकी मेजरमेंट कर लें। इंक्रीज फॉलोइंग ओरल सर्जरी, अगर एक मरीज़ है उसकी क्या हो गई, ओरल सर्जरी हो गई, तो उस मरीज़ का भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, नहीं कर सकते हैं। या एक मरीज़ है वो अनकॉन्शियस है, वो बात नहीं कर सकता है, सेमी कॉन्शियस है, उसका भी हम ओरल टेम्परेचर चेक नहीं कर सकते। ओरल टेम्परेचर के बारे में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट नंबर, ये आपके पास क्या है, कोर टेम्परेचर है। उसके फ़ायदे क्या हैं, मोस्टली एसेसिबल एंड कन्वीनियंट है। उसके नुकसानात क्या हैं,
बच्चे उसको बाइट कर सकते हैं। हॉट या कोल्ड चीज़ आपने पिया है तो उसके लिए हम वेट करेंगे। कोई इंजरी हो या सर्जरी हो उससे हम नहीं ले सकते हैं। अनकॉन्शियस हो, सेमी अनकॉन्शियस, उसको हम नहीं ले सकते हैं। पेशेंट हो मेंटली रिटार्डेड हो, मेंटली रिटार्डेड मीन्स उसको कोई चीज़ समझ नहीं आती हो, सही, तो उसका भी हम ओरली चेक नहीं करेंगे। मे भी वो कार्ड दे, उसको चीज़ समझ नहीं आती है तो हम क्या करेंगे, ओरली हम उसको कार्ड दें। तीसरा क्या है कि पेशेंट अच्छा फील नहीं कर सकते क्योंकि पेशेंट बात नहीं कर सकता है। पेशेंट के लिए ये अच्छा फील नहीं होता है। आप उसको मुंह बंद करो, आपको देखता है तो उसको अच्छा फील नहीं होता है। ये अपने याद हुआ, वेरी गुड। सेकंड पे क्या है आपके पास, रेक्टल है। शो कोर टेम्परेचर, ये आपके पास क्या करता है, कोर टेम्परेचर शो करता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, रिलायबल मेजरमेंट, मोस्ट रिलायबल है। सबसे एक्यूरेट टेम्परेचर कौन सा है, रेक्टल है। एमसीक्यूज में आ जाता है सबसे एक्यूरेट टेम्परेचर कौन सा है, रेक्टल है। कॉमनली हम उसको चेक नहीं करते हैं लेकिन ये क्या है, सबसे ज़्यादा रिलायबल है। क्यों चेक नहीं कर सकते, डिसएडवांटेजेस क्या है, इनकन्वीनियंट, हम आसानी से वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं क्योंकि मरीज़ की प्राइवेसी है। इन अनप्लेजेंट फॉर क्लाइंट, मरीज़ अच्छा फील नहीं कर सकता है। अगर हम मरीज़ की रेक्टल टेम्परेचर चेक करेंगे तो मरीज़ क्या करता है, अच्छा फील नहीं कर सकता है, तो इसलिए हम मरीज़ की रेक्टल टेम्परेचर चेक नहीं कर सकते। सेकंड पे उसकी क्या होती, इंजरी हो, मरीज़ की रेक्टल इंजरी हो, एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, बाकी किसी वजह से हो सकती है, या रेक्टल सर्जरी होती है, सही, बवासीर हो मरीज़ की, उसकी सर्जरी हो गई, या कोई और मसला हो जिसकी सर्जरी हो गई, उसकी भी हम रेक्टल टेम्परेचर पर चेक नहीं कर सकते। तीसरा क्या है, जब भी हम रेक्टल टेम्परेचर चेक करते हैं वहाँ पे स्टूल होता है, मे भी थर्मामीटर स्टूल के साथ गंदा हो जाए या स्टूल के साथ वो टच हो जाए तो अनप्लेजेंट सेंसेशन फिर हेल्थ केयर वर्कर्स को, डॉक्टर को, नर्स को भी फील होता है और पेशेंट भी खुद अच्छा फील नहीं कर सकता है। लेकिन एमसीक्यूज में आ सकता है सबसे मोस्ट रिलायबल कौन सा है, रेक्टल टेम्परेचर है, याद रखना। उसके बाद आपके पास क्या है, एक्सिलरी शो सरफेस टेम्परेचर, ये क्या करता है आपके पास, ओरल रेक्टल कौन से थे आपके पास, कोर टेम्परेचर थे, लेकिन एक्सिलरी कौन सा है आपके पास, सरफेस टेम्परेचर है, ये याद रखना। सेफ एंड नॉन इन्वेसिव, ये आपके पास क्या है, सेफ है, नॉन इन्वेसिव है। नॉन इन्वेसिव का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर ही नहीं जाता है, बॉडी के आउटर सरफेस पे होता है। द थर्मामीटर मस्ट बी लेफ्ट इन प्लेस अ लॉन्ग टाइम, इसमें एक मसला होता है कि थर्मामीटर क्या होता है, ज़्यादा टाइम के लिए आपसे रह सकता है। इसके हिसाब से एक स्टोरी है, एक दफ़ा हम हॉस्पिटल में थे, हमारा एक कंसल्टेंट ने स्टोरी बताई थी। उसने कहा कि जब मैं सुबह राउंड कर रहा था, एक बूढ़ी दादी थी, उसने कहा, मैंने उससे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। उसने मुझे सामने से कहा कि डॉक्टर साहब, कल रात को मेरे एक्सिलरी में एक मशीन रखा है, उसके बाद मुझे कोई न पेन आया है न मुझे कोई तकलीफ़ है, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। सब हैरान हो गए। डॉक्टर ने कहा, मैं खुद हैरान हुआ कि ऐसा कौन सा चीज़ रखे जिसकी वजह से ये दादी अम्मा ठीक हो गई। तो मैंने कहा आप दिखाओ। जब उसने दिखाया तो वो थर्मामीटर था। तो उसका जो मोस्टली नुकसान क्या है कि ये हमसे बगल में रह जाता है। जब रह जाता है तो उसके नुकसानात क्या हैं, मे बी ये टूट भी सकता है, सही, पेशेंट के नीचे भी आ सकता है, और पेशेंट ने पूरी रात, आप देख लो, उसने बगल को पकड़ा था कि हाँ ये ठीक हुआ। कॉमनली हमारे पास डिजीज़ क्या है, ये हम साइकोलॉजिकल फैक्ट से बहुत ज़्यादा ठीक होते हैं, तो आपने कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, टेम्फेनिक। टेम्फेनिक आपके पास क्या है, जो हम ईयर से चेक करते हैं। रिफ्लेक्ट द कोर टेम्परेचर वेरी फास्ट, ये सबसे मोस्टली फास्ट टेम्परेचर कौन सा है, टेम्फेनिक। सबसे ज़्यादा फास्ट रिप्लाई आपको कौन देता है, टेम्फेनिक मेम्ब्रेन देता है। ये भी याद रखना, हर एक फ़ायदे हैं। अच्छा, उसकी एडवांटेजेस क्या है आपके पास, रीडली असेसिबल, आसानी से हम उसको रीड कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, लेकिन उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। क्या हैं, रिस्क फॉर इंजरी द मेम्ब्रेन इफ़ द प्रोब इज़ इंसर्टेड टू फार, अगर आपने उसका प्रोब बहुत ज़्यादा इन किया तो उसकी वजह से टेम्फेनिक मेम्ब्रेन आपके पास रप्चर हो सकता है, ये बात याद रखना। सेकंड पे क्या है, राइट एंड लेफ्ट मेजरमेंट कैन बी डिफरेंट, आपके राइट साइड का लेफ्ट साइड का टेम्परेचर में डिफरेंट आ सकता है। प्रेजेंस ऑफ सीरेमन कैन अफेक्ट द रीडिंग, जो वहाँ पे वैक्सेस होते हैं वो आपकी रीडिंग को अफेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं,
इसमें एक बात याद रखना, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन वेरी फास्ट है, आसानी से हम रीड कर सकते हैं, लेकिन उसके नुकसान क्या हैं। नंबर 1, उसमें हम क्या कर सकते हैं, इनर मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो सकता है, राइट लेफ्ट में डिफरेंट हो सकती है, प्रेजेंस ऑफ सीरम जो होते हैं वो रीड हम करें तो उसमें मसला आ सकता है। उसके बाद आपके पास क्या है, टेम्पोरल। टेम्पोरल आपके पास क्या है, फोरहेड से हम जो चेक करते हैं इसको हम मेरे पास ये क्या है, सरफेस टेम्परेचर है। क्या है, सरफेस टेम्परेचर है। तो ये आपके पास क्या है, सेफ एंड नॉन इन्वेसिव वेरी फास्ट, ये भी वेरी फास्ट है लेकिन सेफ है, नॉन इन्वेसिव है। और जो आपके पास टेम्पेनिक है वो क्या थे, इन्वेसिव है। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होता है दैट मे बी एक्सपेंसिव और अनअवेलेबल, ये कॉमनली यूज़ नहीं होते हैं, अनअवेलेबल होते हैं मार्केट में, इस कम्युनिटीज़ में, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि ये आपके पास डिस्पोजेबल है, वंस यूज़ है, हम बार बार यूज़ नहीं करते, वंस यूज़ करते हैं। वेरिएशन इन टेक्निक्स नीड इफ द क्लाइंट्स हैज़ प्रेस्पायरेशन ऑन द फोरहेड। अगर मरीज़ के माथे पे पसीना है, प्रेस्पायरेशन मीन्स पसीना है, तो उस मरीज़ के वेरिएशन आ सकते हैं, उस मरीज़ का जो रीडिंग है उसमें मसला आ सकता है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, उसको कौन रिव्यू करेगा, जनरल आप रिव्यू कर लो उसको। आपके पास कितने साइड से हम टेम्परेचर ले सकते हैं, ओरल से, रेक्टल से, एक्सिलरी से, टेम्फेनिक से एंड टेम्पोरल से। सही, फिर वो कौन कौन से वो याद रखूँ, फिर उसके फ़ायदे क्या है। लेकिन इसमें एमसीक्यूज कौन कौन से, एमसीक्यू जस्ट बता रहा हूँ, याद रखना। मोस्ट एसेसिबल कन्वीनियंट ओरल है, मोस्ट रिलायबल कौन सा है, रेक्टल है, वेरी फास्ट कौन सा है आपके पास, टेम्फेनिक है। सही है, किस में बाइट का खतरा हो सकता है, अनकॉन्शियस को हम नहीं दे सकते, वो ओरल है आपके पास। सही, फोरहेड में अगर प्रेस्पायरेशन से अवेलेबल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इफ़ द क्लाइंट हैज़ बीन टेकन कोल्ड और हॉट फूड, स्मोक, नर्स शुड बी वेट 30 मिनट्स। हमने पढ़ा कि 30 मिनट्स आपने क्या करना है, वेट करना है अगर पेशेंट ने ये करना है। उसके बाद कौन कौन सी चीज़ इफेक्ट है जो आपकी बॉडी को टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एज। एज में आपके पास इन्फेंट जेंटली इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर्स, चिल्ड्रन मोर लायबल्स देन एडल्ट्स एंड एडल्टीज आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू एनवायरमेंट्स चेंज ड्यू टू द डिक्रीज थर्मो रेगुलेटरी कंट्रोल्स। एज इफेक्ट करता है, बच्चों में टेम्परेचर जल्दी हाई एंड डाउन हो सकता है क्योंकि उसकी, मैंने स्टार्ट में कहा आप लोगों को, उसके सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो डेवलप नहीं हुए इस वजह से उसमें। और ओल्ड एज में क्या होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू गए होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, तो ओल्ड और चिल्ड्रन में टेम्परेचर जल्दी जो है वो इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू यंग एज में। डायगोनल वेरिएशंस क्या है आपके पास, सेकंड पे, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली चेंज थ्रू द डे वेरिंग सच एज 1 सेंटीग्रेड बिटवीन द अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून। 1 सेंटीग्रेड आपके पास क्या होता है, ये चेंज होता है। जिस तरह हमने कहा 4 AM में आपके पास 1 सेंटीग्रेड कम होगा, 4 PM पे आपके पास 1 सेंटीग्रेड क्या होगा, ज़्यादा होगा। दिस पॉइंट इज हाई बॉडी टेम्परेचर इज यूजुअली रीच बिटवीन द 8 and 12 मिड नाइट्स एंड लोएस्ट एट रीच टू द ड्यूरिंग द स्लीप 4 AM। सही, 8 PM से मल्टीपल बुक्स में डिफरेंट है, लेकिन आप लोग याद रखना है कि मीन्स 8 PM पे ये ज़्यादा होता है और मिड नाइट से फिर जब आप स्लीप को तो उससे आपकी लोवेस्ट आता है 4 AM to 6 AM तक, फिर आपके पास क्या होता है, कम होता है। उसके बाद आपके पास क्या है, वुमेन में ज़्यादातर हार्मोन क्या करते हैं, वुमेन्स यूजुअली एक्सपीरियंस मोर हार्मोन्स फ्लक्चुएशंस देन मेंस। प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट इन वुमेन्स राइज बाय टेम्परेचर। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि प्रोजेस्टेरॉन क्या है, वो वुमेन में सीक्रेट होते तो उसके डिपेंड करता है, उसकी वजह से राइज होता है क्या, टेम्परेचर आपके पास इंक्रीज हो सकता है। स्ट्रेस हमने पढ़ा था कि एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज हो जाते हैं। एनवायरनमेंट हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट जो इफेक्ट कर सकता है। एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको वेजोडाइलेशन होता है, हीट ज़्यादा लॉस होता है, बॉडी मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ये कॉमनली आसान चीज़, जस्ट आपने एक दफ़ा रिव्यू करना, याद रखना है। अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर्स। अल्ट्रेशन अब आपके पास क्या है, नॉर्मल रेंज ऑफ एडल्ट इज कंसिडर्ड टू बी बिटवीन 36 and 37 सेंटीग्रेड, 96.8 फ़ारेनहाइट एंड 99.5 फ़ारेनहाइट। ये आपके पास क्या है, नॉर्मल 96.8 फ़ारेनहाइट से लेकर 99.5 फ़ारेनहाइट तक आपके पास नॉर्मल हम काउंट कर सकते हैं। सेंटीग्रेड में अगर आप लेते हो 36 सेंटीग्रेड से 37 सेंटीग्रेड है,
There are two primary alterations in body temperatures, pyrexia and hyperpyrexia, hypothermia. नंबर वन आपके पास क्या है? पायरेक्सिया. पायरेक्सिया आपके पास क्या है? अ बॉडी टेम्परेचर अबव यूजुअल रेंज इज कॉल्ड पायरेक्सिया. हॉस्पिटल में आपके पास पायरेक्सिया, फेब्राइल, ए फेब्राइल ये टर्म यूज़ होते हैं, लेकिन पायरेक्सिया आपके पास क्या है? नॉर्मल से आपका टेम्परेचर अबव होता है. फिर हाइपरथर्मिया. हाइपरथर्मिया आपके पास क्या होता है? फीवर्स, वेरी हाई फीवर्स को हम कहते हैं 41 सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, या 105.8 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपरपायरेक्सिया. अगर आप लोगों को डायग्राम दिया गया आसपी में कि इसको आप टर्म्स लिखो, हाइपरपायरेक्सिया आप किसको लिखोगे? 105.8 फ़ारेनहाइट से एबव होता है या 41 सेंटीग्रेड से एबव होता है. ये MCQ में भी आ सकता है और आपकी KMU आसपी में भी ये चीज़ आ सकता है. ये स्लाइड नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. फिर फेब्राइल, ए फेब्राइल मैंने आप लोगों को बताया. द क्लाइंट हैव फीवर रेफर एज फेब्राइल, क्लाइंट हैव डजंट फीवर रेफर एज ए फेब्राइल. सही है? तो ये टर्म्स भी याद रखना और ये चीज़ भी याद रखना. फिर लो पायरेक्सिया क्या है? द फीवर डज नॉट राइज मोर देन 99 to 100. इसको हम लो पायरेक्सिया हम कहते हैं. 99-100 से ज़्यादा नहीं होता है. मॉडरेट पायरेक्सिया आपके पास क्या है? बॉडी टेम्परेचर रिमेन बिटवीन 100 to 103 डिग्री. 100 से 105 तक होगा तो उसको हम पायरेक्सिया या मॉडरेट पायरेक्सिया कह सकते हैं. सही. तो ये इसमें मल्टीपल सब क्लासेस दिए हैं, डिपेंड करता है, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखो. कॉमनली आपने हाइपर पायरेक्सिया, पायरेक्सिया, नॉर्मल एंड हाइपोथर्मिया ये चार चीज़ याद रखनी है. फिर हाई पायरेक्सिया क्या है? बॉडी टेम्परेचर रिमेन बिटवीन 103-105 डिग्री. हाइपर पायरेक्सिया टेम्परेचर एबव 105 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट. अच्छा, पायरेक्सिया आपके पास क्या है? लो पायरेक्सिया, द फीवर डजंट राइज मोर देन 99 to 100. लो पायरेक्सिया हुआ. मॉडरेट पायरेक्सिया क्या है? बॉडी टेम्परेचर रिमेन बिटवीन 100 to 103 फ़ारेनहाइट. हाई पायरेक्सिया क्या है? बॉडी टेम्परेचर रिमेन 103 to 105. फिर हाइपर पायरेक्सिया 105 डिग्री से जो एबव होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपर पायरेक्सिया. उसके बाद आपके पास क्या है? टाइप्स ऑफ फीवर हैं. नंबर वन क्या है? इंटरमीडिएट फीवर्स. बॉडी टेम्परेचर alternate at regular intervals between period of fevers and period of normals of subnormal temperatures. मलेरिया. सही. आपके पास क्या है ये कि जब आपके पास बॉडी टेम्परेचर अल्ट्रेशन होती है एट रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल मीन्स बिटवीन द पीरियड ऑफ फीवर्स एंड पीरियड ऑफ नॉर्मल एंड सब नॉर्मल टेम्परेचर्स. सेम आपके पास टाइम ऑफ पीरियड में अल्ट्रेशन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट फीवर कहते हैं. उसका एग्जांपल क्या है? मलेरिया. ये भी MCQ में आप कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट फीवर की एग्जांपल लिखो, कौन सा है? मलेरिया है आपके पास. फिर आपके पास क्या है? रेमिटेड फीवर है. अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएट मोर देन 2 सेंटीग्रेड 3.6 फ़ारेनहाइट अकर ओवर 24 आवर पीरियड्स ऑल ऑफ ऑल एंड एबव नॉर्मल. इन्फ्लुएंजा एंड कोल्ड. ये आपके पास क्या होता है? दिन में 2 सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है या 3.6 फ़ारेनहाइट आपके पास 24 आवर में ज़्यादा होता है. लेकिन इंटरमीडिएट में क्या था? वो रेगुलर इंटरवल था. सही. उसका फिक्स पीरियड फिक्स टाइम होता है, इसका फिक्स पीरियड फिक्स टाइम नहीं था. जैसे कि दिन में ज़्यादा होता है, शाम को कम होता है, शाम को ज़्यादा तो कम होता है. तो इंटरमीडिएट में, रेमिटेड में दिन में एक दफ़ा ज़्यादा होता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा आपके पास क्या होता है? 1 सेंटीग्रेड या 2 सेंटीग्रेड क्या होता है आपके पास? ज़्यादा होता है. उसको हम क्या कहते हैं? रेमेटिक फीवर कहते हैं. उसका एग्जाम्पल क्या है? कोल्ड इन्फ्लुएंजा है. नेक्स्ट आपके पास क्या है? रेमेटिक फीवर है ये आपके पास. सही. रेमेटिक और इंटरमीडिएट फीवर के फ़र्क आप लोगों ने पहचान लिया कि ये क्या होता है. नेक्स्ट आपके पास क्या है? रिलैप्सिंग फीवर्स. रिलैप्सिंग फीवर क्या है? शॉर्ट्स फेब्राइल पीरियड्स अ फ्यू डे और interspread with period of 1 or 2 days are normal temperatures commonly in vector-borne disease dengue meningitis. ये क्या होता है? शॉर्ट इंटरवल्स होते हैं आपके पास, पीरियड्स होते हैं, फ्यू डेज़ के लिए होते हैं. सही. डेंगू हो गया, मेनिंजाइटिस हो. इसकी एग्जांपल जो है वो मोस्टली आप लोगों ने याद रखना है और उसके डिफिनीशंस को. उसके बाद क्या है? कांस्टेंट फीवर क्या है? द टेम्परेचर्स फ्लक्चुएट्स minimums but always remain above the normal. This is called occur with typhoid fever. ये क्या होता है?
फ्लक्चुएट हुआ, मिनिमम एंड ऑलवेज रिमेन अबव, हमेशा ज़्यादा होगा। टाइफाइड में क्या होता है, आपका टेम्परेचर हर टाइम आपका टेम्परेचर, फिर टाइफाइड है, इसके बाद टाइफाइड में क्या होता है आपका हर टाइम टेम्परेचर क्या होता है ज़्यादा, उसको हम कहें कांस्टेंट फीवर। कांस्टेंट की वर्ड से पता चलता है कि कांस्ट कंटिन्यूसली उसका टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल से ज़्यादा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फीवर। फिर आपके पास फीवर स्पाइक क्या है, अ टेम्परेचर देट राइज टू फीवर लेवल्स rapidly from a normal temperatures and then returns to normal within a few hours is called fever spike। fever spike कहते हैं कि जब टेम्परेचर आपके पास ज़्यादा होता है फिर वापस नॉर्मल की तरफ आ सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फीवर स्पाइक हम कहते हैं। उसके बाद क्या है, पर्सन एक्सपीरियंस हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक आपके पास क्या है, अब हम क्या कहेंगे, हीट स्ट्रोक आपके पास क्या है। पर्सन एक्सपीरियंस हीट स्ट्रोक जनरली हैव बीन एक्सरसाइजिंग इन हॉट वेदर्स, have warm flushing skins and often do not sweats. The usual have temperatures of 106 Fahrenheit or higher and may be delicious unconsciousness or having seizure। क्या होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वेदर की वजह से, और आपका स्किन क्या होता है, बहुत ज़्यादा वार्म होता है, फ्लश होता है आपका स्किन, और स्वीटिंग बहुत ज़्यादा से होती है, फिर वो इनमें ये होता है कि स्वीट्स भी नहीं करता, और आपका टेम्परेचर 106 तक हाई होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपकी बॉडी के अंदर आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आपकी सीजर आ जाता है। सीजर हम कहते हैं, फिट्स को हम कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं हीट स्ट्रोक। ये बहुत ज़्यादा गर्मी में जून जुलाई में आ सकते हैं, जब बंदा गर्मी में जा रहा होता है और उसमें उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या आता है, हीट स्ट्राइक कहते हैं, मरीज़ क्या होते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ये मरीज़ नहीं होते, कॉमन आम लोगों में भी हो सकता है। ये आप लोगों को आस भी में आ सकते हैं, ये डायग्राम आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। क्या हुआ, हाइपर पायरेक्सिया आपके पास 41 से एबव है, पायरेक्सिया आपके पास है 38 से एबव, 41 से कम है, एवरेज आपके पास 36 से 37 है, एंड हाइपोथर्मिया ये आप लोगों को किस चीज़ में आ सकता है, ऑस भी में आ सकता है। इस डायग्राम को आपने रट्टा करके याद रखना है। जी कौन बताएगा, 41 से एबव हो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपर पायरेक्सिया, वेरी गुड। जी 38 से ज़्यादा होता है, 41 से कम होता है, उसको हम क्या कहेंगे, पायरेक्सिया, वेरी गुड। जी 36 से लेकर 37 तक होता है, उसको हम क्या कहेंगे, सोच लो, नॉर्मल है, वेरी गुड। अगर 36 से कम होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोथर्मिया। तो ये चीज़ आपने क्या करना है, याद रखना है, आसपी के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए भी। अच्छा, अब आपके पास क्या है, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। जिस तरह आपने मल्टीपल थर्मामीटर्स पढ़े हैं उसमें आपके पास क्या है, टाइप्स हैं। नंबर 1 आपके पास क्या है, फोरहेड से हम चेक करते हैं टेम्पोरल टेम्परेचर से, डिस्पोजेबल ही आपके पास होता है। हमने पढ़ा था कि अगर प्रेस्पायरेशन होती है तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। सेकंड आपके पास क्या है, टेम्फेनिक मेम्ब्रेन है, उसके क्या क्या फ़ायदे, खून बताएगा, टेम्फेनिक मेम्ब्रेन वेरी फास्ट है। नुकसानात क्या है, खून बताएगा, जी हाँ वेरी गुड। वहाँ पे क्या होता है, टेम्फेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, टेम्पोरल आर्टरीज, ये जो न्यू कोविड में आए थे वही है आपके पास। ये तीसरा आपके पास डिजिटल है आपके पास, सही, ग्लास थर्मामीटर्स है आपके पास। ये आपके पास मल्टीपल थर्मामीटर्स है, रेक्टल थर्मामीटर्स है, ये हम क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं कॉमनली। ये भी आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, क्या, हाउ टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट एंड हाउ टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। फ़ारेनहाइट 1.8 मल्टीप्लाई बाई 37 प्लस 32, सही। फ़ारेनहाइट को हम किस तरह देते हैं, तो इससे क्या आता है, 1.8 मल्टीप्लाई बाई 37 से 66.6 आता है, मल्टीप्लाई करते हैं हम 32 के पास, तो हमारे पास क्या आएगा, 98.6। अगर आपके पास 37 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड है तो उसको हम जब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, तो आपके पास क्या आया, 98.6 आया। अगर आपके पास सेंटीग्रेड है उसको आप किस चीज़ में कन्वर्ट करते हो, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, 98.6 फ़ारेनहाइट है आपके पास, उसको आप क्या करते हैं सेंटीग्रेड में, तो आपने क्या करते हैं, वही 98.6 लिखना है, -32 करना है, उसमें हम +32 करते हैं, इसमें आपने क्या करना है, माइनस करना है, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ के साथ, 5/9 के साथ, तो 66.6 आता है, मल्टीप्लाई करते हैं हम 5/9 के साथ, तो उसके आपके पास क्या आता है, 66.6 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 9, 37 आपके पास आ जाता है। एक बात याद रखना, ये फार्मूला आप लोग याद रखो, चाहे आपको भी कोई भी दे दे, 98.6 दे दे, 99 दे दे, 105 दे दे, लेकिन आपने इस फार्मूले को याद रखना है। अब इस तरह कर लो, थोड़ा सा आप लोगों को असाइनमेंट देता हूँ।
असाइनमेंट से देख रहा हूँ कि सेंटीग्रेड में आप 36 सेंटीग्रेड का, 38 का, 38.7 का ये कर लो 3, और फ़ारेनहाइट को आप कन्वर्ट कर लो सेंटीग्रेड में 105, 106, 102.7, ये आप लोग 0.8 सॉरी, तो ये आप कर लो, तो उससे आप लोगों के क्या आ जाएंगे, असाइनमेंट ई कर लो। अच्छा, उसके बाद आपके पास